हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे 31 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो गाइस अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पेज का नेम यहाँ पे दिया गया है daily.current.affairs.2021। तो गाइस आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज खुशदीप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक नई उम्मीद के साथ। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी एड्रेस्ड द 125th एनिवर्सरी ऑफ विच मैगजीन। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ को संबोधित किया, आपको बताना है। ये है गाइस आपके चार ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है प्रबुद्ध भारता। ये बहुत ही ओल्ड मैगजीन है। ये इसको यहाँ पे स्टार्ट किया था यहाँ पे स्वामी विवेकानंदा जी ने 1896 में। ये यहाँ पे मंथली जर्नल थी रामाकृष्णा ऑर्डर की, जिसको स्टार्ट किया गया था। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल गया। ये यहाँ पे मंथली जर्नल था रामकृष्णा ऑर्डर का, जिसको यहाँ पे स्वामी विवेकानंदा जी ने 1896 में शुरू किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द 125th एनिवर्सरी ऑफ प्रबुद्ध भारता एट 3:20 PM tomorrow. The event is being organized by Advaita Sharma situated at मायावती आश्रम in उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में होगा। And its publication was started from Chennai erstwhile Madras, where it continued to be published for 2 years after which it was published from अल्मोड़ा। पहले ये चेन्नई में पब्लिश होता था, उसके 2 साल बाद ये अल्मोड़ा में पब्लिश होने लग गया। तो जो इसमें है यहाँ पे बहुत सारे राइटिंग्स हैं ऑफ इंडियन कल्चर, यहाँ पे फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, आर्ट एंड अदर सोशल इश्यूज सभी के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं इसमें। और यहाँ पे इस जो जर्नल है ये, इसमें सभी ने बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उन्होंने योगदान दिया है इसमें, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सभी ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो गाइस एक मैंने एक चीज नोटिस की है यहाँ पे, जो YouTube के एनालिटिक्स होते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो ज्यादातर देखते हैं 5 से 6 मिनट के लिए देखते हैं मेनली, कि वो जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो वो इसको नहीं सुनते। तो गाइस अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भी मैं एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर करने से जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में आ जाएगा, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ एक न्यूज का कि जो यहाँ पे रेलिवेंट होता है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि कभी भी पेपर में फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से सुना कीजिए, तो आपका ही फायदा होगा इससे। और आज कल से मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है, कि जैसे कि हम वीडियो के एंड में यहाँ पे एक आर्टिकल डिस्कस किया करेंगे द हिंदू का। तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखा कीजिए, ये आपके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि द हिंदू का आर्टिकल में आप जानते हैं कि काफी कुछ सीखने को होता है। तो एंड तक देखा कीजिए वीडियो को। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which organization host the 13th edition of Aero India International Air Show from Feb 3 to 5? यहाँ पे आपको बताना है कि संगठन ने यहाँ पे मेजबानी की है एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो की 13वां संस्करण है जिसका। तो ये है गाइस आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में यहाँ पे मेजबानी की है मेजबानी करेगा इस शो की। The 13th edition of Aero India is to be held from 3 to 5 2021 at यलहंका एयर फोर्स स्टेशन इन बैंगलोर। ये बैंगलोर में होगा, यहाँ पे वहां पे जो एयर फोर्स स्टेशन है यलहंका वहां पे। And this is a biennial air show aviation exhibition held in Bengaluru, India at the यलहंका एयर फोर्स स्टेशन। एंड यहाँ पे जो है डिफरेंट जहाज दिखाए जाएंगे, जो जहाज है हमारे डीआरडीओ के पास उसके द्वारा। पढ़ लीजिएगा ये कौन कौन से जहाज होंगे, यहाँ पे मैंने दिया गया है एक्सप्लेनेशन में, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे बात डीआरडीओ की हो रही है तो थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ के जो हेड का नाम है वो है जी सतीश रेड्डी। यहाँ पे फाउंडिंग ईयर जो था डीआरडीओ का वो था 1958, और जो डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स हैं वो है यहाँ पे न्यू दिल्ली में। तो चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, agreement has been signed between Department of Economic Affairs and which bank to provide financial support to the STARS project? आपको बताना है यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड कौन सा बैंक है जिसके बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू दी स्टार्स प्रोजेक्ट। ये स्टार प्रोजेक्ट है, ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो ये हैं गाइस आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे अटेम्प्ट कर लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। ओके गाइस, तो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसे। यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वर्ल्ड बैंक के बीच में एग्रीमेंट हुआ है टू गिव द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टार्स प्रोजेक्ट। और ये स्टार्स प्रोजेक्ट, जो स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है, ये है स्ट्रेंथनिंग
टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ये यहाँ पे मेन यहाँ पे जो है इसका नेम है, और ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। तो ये यहाँ पे साइन किया गया बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वर्ल्ड बैंक अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट होगी वो होगी 5718 करोड़ विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक अमाउंटिंग यूएस यहाँ पे $6,500 million एंड रेस्ट कमिंग एज द स्टेट शेयर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है वो देगा $500 million का यहाँ पे योगदान, और बाकी जो यहाँ पे रेस्ट ऑफ दी है जो अप्रोक्सीमेटली 3700 करोड़ रुपया है वो यहाँ पे स्टेट से लिया जाएगा जो भी इस यहाँ पे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। बेसिकली इसमें क्या है, जो हम अपनी टीचिंग है, टीचर्स को यहाँ पे स्ट्रेंथिंग, लाइक हम टीचर्स को यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे, अपनों को टीचर्स को अच्छे से बताएंगे कैसे आप अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे, टीचर की टीचिंग इम्प्रूव हो जाएगी, तो यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली ये है इस प्रोजेक्ट में। दिस स्टार प्रोजेक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड एज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। अर्लियर यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ स्टार प्रोजेक्ट ऑन 14th of October। इसको 14th of October 2020 को अप्रूव किया था, और ये प्रोजेक्ट जो है 6 स्टेट्स को कवर करेगा, जो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड ओडिशा। और यहाँ पे इनमें से आप जानते हैं कि केरला के बारे में हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि केरला ने वन स्कूल 1 IAS स्कीम भी लॉन्च की थी, आपको याद होगा। तो पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे और भी यहाँ पे डिटेल दी है मैंने। तो पर चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, CSIR celebrated 20 years of India's traditional knowledge digital library. It was set up in 2001 as collaboration between Council of Scientific and Industrial Research and which ministry? आपको बताना है कि यहाँ पे CSIR ने हाल ही में इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की 20 years सेलिब्रेट किए। तो ये 2001 में सेटअप हुई थी। आपको बताना है कि ये कोलैबोरेशन थी बिटवीन द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और किस मिनिस्ट्री के बीच जो कोलैबोरेशन थी जिसके सहायता से ये लाइब्रेरी यहाँ पे सेटअप की गई थी। तो ये है गाइस आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और यहाँ पे CSIR की मदद से इस लाइब्रेरी को यहाँ पे सेटअप किया गया था। तो द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन ऑफ हाईलाइटिंग 80 success stories from the organization as it is set to turn 80 years old in 2022. This campaign was launched recently as CSIR's Traditional Knowledge Digital Library complete 2 decades of safeguarding India's traditional knowledge. तो जो इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज है, लाइक इंडिया के जो कल्चरल नॉलेज है, इंडिया की मेडिसिन जो है उसके अबाउट जो नॉलेज है यहाँ पे, उसको जो है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सेफ गार्ड किया है, ताकि सभी लोग जो आने वाली हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको वो नॉलेज दी जा सके कि इंडिया में कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, जो इंडिया की मेडिकल रिसर्च है वो सभी को ये यहाँ पे डिजिटली कन्वर्ट कर रहे हैं, और डिजिटली कन्वर्ट करके सेफ इलेक्ट्रॉनिकली, लाइक आप जानते हैं PDFs में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जो है आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ सके अच्छे से और उसको संभाल के रखा जाता है। तो बेसिकली ये सब है इसमें। और इसको जो सेटअप किया था वो किया गया था 2001 में कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे CSIR एंड दी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। पढ़ लीजिएगा फिर अच्छे से, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बन सकता है इसमें क्वेश्चन प्रीलिम्स का। बेसिकली जो UPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि यहाँ पे ये कोलैबोरेशन किसके बीच थी, लाइक CSIR मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और SSC के लिए तो डेफिनेटली यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। तो याद रखिएगा इसे अच्छे से। चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, Indo-French Alliance considered 2021 as a year of। आपको बताना है कि इंडिया और फ्रेंच की यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, उसमें 2021 कौन से ईयर के रूप में ऐलान यहाँ पे अनाउंस किया गया है। तो गाइस ये हैं आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है एनवायरमेंट और 2021 ईयर जो है 2021 ईयर, उसको यहाँ पे एनवायरमेंट ईयर के रूप में यहाँ पे अनाउंस किया गया है। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी का आर्टिकल है ये, और उनके साथ ही यहाँ पे फ्रांस की यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज श्री प्रकाश जावड़ेकर जी जो हमारे मिनिस्टर हैं यहाँ पे एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, एंड मिस बारबारा पोम्पिली द फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन लॉन्च द इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट इन न्यू दिल्ली टुडे। वो यहाँ पे, और यहाँ पे जो हैं ये फ्रेंच की मिनिस्टर हैं, इनका ये पहला दौरा है इंडिया का यहाँ पे, तो उनका अच्छे से स्वागत भी किया गया और उन्होंने यहाँ पे
लॉन्च किया यहाँ पे इंडो फ्रेंच ईयर को एज एनवायरमेंट ईयर। एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था इसका वो था स्ट्रेंथन इंडो फ्रेंच कोऑपरेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन इन फेवर्स ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड गिव देम ग्रेटर विजिबिलिटी। तो बेसिकली इसका जो है हमारा एमिशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, उनको रिड्यूस करना बेसिकली यही यहाँ पे इसका मोटिव रहने वाला है। और हम जैसे आप जानते हैं हम पेरिस क्लाइमेट के वो जो पेरिस समिट है उसके भी मेंबर हैं, जिसका भी मेन मोटिव यही है। तो बेसिकली इसका मोटिव यही रहेगा, पढ़ लीजिएगा इसे, काफी अच्छी न्यूज है ये। इसके बारे में अच्छी तरह से जो मेन बातें थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, पढ़ लीजिएगा इसे गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state is on top in India's Justice Report 2020 has been prepared by Tata Trusts in collaboration with the Center for Social Justice। आपको बताना है इंडिया की कौन सी रैंकिंग आई है इस जस्टिस रिपोर्ट में, जिसको लॉन्च किया गया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। तो गाइस ये हैं आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस ये हैं। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यहाँ पे इस रिपोर्ट में टॉप किया है। Maharashtra ranks first in the second edition of India's Justice Report and that judges status on delivery of justice to people। जो बेसिकली ये रिपोर्ट बनाई गई है वो इसका बेस जो है कि कितना यहाँ पे लोगों को कानून न्याय मिलता है, यहाँ पे उसके बेस पे ये रिपोर्ट को बनाया गया है। और ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे महाराष्ट्र ने इसमें पहली पोजीशन हासिल की है एंड तमिलनाडु ने यहाँ पे इसमें दूसरी एंड यहाँ पे तेलंगाना ने तीसरी यहाँ पे इसमें पोजीशन हासिल की है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है इसमें वो इंप्रूव किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना पहले जब 2019 में ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें तेलंगाना 11th स्पॉट पे था और अब यहाँ पे तेलंगाना 3rd स्पॉट पे आ गया है। एंड केरला जो था यहाँ पे इसमें पहले जो था 2nd पोजीशन पे था, तो अब ये 5th पोजीशन पे चला गया है। तो काफी नीचे चला गया है केरला, अच्छी बात नहीं है उसके लिए। लेकिन महाराष्ट्र यहाँ पे इस पोजीशन में इस रिपोर्ट में पहले नंबर पे आया है, काफी अच्छी बात है। तो सभी स्टेट्स को अपने यहाँ पे राज्य में यहाँ पे इसको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके अच्छी से। तो चलिए देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री टॉप द कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री यहाँ पे कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था अभी उसमें टॉप किया है उसने। तो गाइस ये हैं आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हाल ही में यहाँ पे सूचकांक में टॉप किया है। इंडिया की जो इसमें पोजीशन आई है बहुत ही खराब आई है, वो आई है 86 पोजीशन आई है इंडिया की। और इसमें 98 कंट्रीज थी टोटल इस इंडेक्स में और इंडिया की 86 पोजीशन आई है इसमें। और इंडिया इस यहाँ पे सूचकांक को जिसने लॉन्च किया वो है ऑस्ट्रेलिया का लॉबी इंस्टीट्यूट है एक, उसने इसको लॉन्च किया है। और इसमें न्यूजीलैंड पहले नंबर पे आया है, वियतनाम यहाँ पे इसमें दूसरे नंबर पे आया है, ताइवान तीसरे नंबर पे आया है एंड यूएस जो है इसमें 5th वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री की रिपोर्ट है। और यहाँ पे जो है इंडिया 86 नंबर पे आया है। परफॉर्मेंस इंडेक्स शोड दैट नेबरिंग श्रीलंका वाज इन दी 10th पोजीशन इन हैंडलिंग दी कोविड-19 आउटब्रेक। जो यहाँ पे श्रीलंका है वो यहाँ पे इसमें 10th पोजीशन पे आया है। वैसे इंडिया यहाँ पे इसको काफी अच्छे से टैकल कर रहा है, इंडिया ने काफी वैक्सीन भी बनाई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंडिया 86 पोजीशन पे है इसमें। एंड यहाँ पे जो है इसमें ब्राजील आई थिंक लास्ट पोजीशन पे है इस इंडेक्स में। एंड इंडिया में अभी तक 1.07 करोड़ इन्फेक्शंस रिपोर्ट किए जा चुके हैं और यहाँ पे 1,53,847 डेथ्स हो चुकी हैं एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट्स फ्रॉम द डिसीज। और ये लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट है यहाँ पे वर्ल्ड का इंडिया में जो है, तो ये काफी अच्छी बात है। और इस इंडेक्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन यहाँ पे पहले नंबर पे है। और न्यूजीलैंड में जो है हमारी यहाँ पे फीमेल पीएम है जो भी काम कर रही हैं। न्यूजीलैंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनके अंडर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन करप्शन इंडेक्स लॉन्च्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आपको बताना है एक बार फिर से ये इंडेक्स का ही क्वेश्चन है। आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडेक्स वाले क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ बैंकिंग, एसएससी, आरआरबी, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप इसे। इंडियाज पोजीशन इन करप्शन इंडेक्स लॉन्च्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया की यहाँ पे कौन सी पोजीशन आई है भ्रष्टाचार सूचकांक जो आया है अभी अभी उसमें। तो ये हैं गाइस आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 86। इंडिया की यहाँ पे 86 पोजीशन आई है। पहले यहाँ के जब पिछले साल ये इंडेक्स आया था उसमें इंडिया की पोजीशन इसमें 80 थी और जब अब इंडिया 6 रैंक और नीचे चला गया है और इंडिया की अब आ गई है 86 पोजीशन इस इंडेक्स में। एंड इस इंडेक्स को यहाँ पे फिर से जो है टॉप किया है यहाँ पे डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। हमने पहले भी देखा कि न्यूजीलैंड ने यहाँ पे कोरोना वाले इंडेक्स में भी टॉप किया और न्यूजीलैंड में इसमें भी टॉप किया। तो न्यूजीलैंड को अच्छे से याद कर लीजिए गाइस।
और यहाँ पे उसके बाद जो न्यूजीलैंड के बाद आए हैं वो है फिनलैंड, सिंगापुर एंड स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। इन्होंने यहाँ पे इसमें फॉलो कर रहे हैं इसके बाद वाले रैंक्स पे। और सीरिया, सूडान जो है इसमें आखिरी पे आए हैं। तो यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लॉन्च किया है, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में जान लेते हैं। ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बर्लिन और जर्मनी में इसको फाउंड किया गया था 1993 में। जो इसका विजन है वो है वर्ल्ड इन विच गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड द डेली लाइव्स ऑफ पीपल आर फ्री फ्रॉम करप्शन। तो बेसिकली इसका जो है वर्ल्ड को करप्शन से फ्री करना इसका मेन मोटिव है। तो काफी अच्छी बात है ये। तो गाइस इसका भी आंसर आपका यहाँ पे इंडिया का जो रैंक आया है वो 86 और इसको टॉप किया गया है यहाँ पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क के द्वारा। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे। और गाइस एक मैं आपको और बात बता देता हूँ, कल आई थिंक कल या परसों के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि एस्टोनिया की जो न्यू पीएम बन गई है, फीमेल पीएम, जो पहली फीमेल पीएम है एस्टोनिया की, उनका नाम है काजा कैलिस। और मैं आपको एक और बता दूं कि एस्टोनिया ओनली कंट्री है यहाँ पे जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे फीमेल है और प्रेसिडेंट भी फीमेल है। ये यहाँ पे पहली बार हुआ है। यहाँ पे पीएम तो बहुत देशों की हैं जहाँ पे जो पीएम जो कि फीमेल है, लेकिन यहाँ पे जो एस्टोनिया की पीएम भी फीमेल है एंड प्रेसिडेंट भी फीमेल है। तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, द ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड हु हैज फीमेल पीएम एंड फीमेल प्रेसिडेंट। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल हैज बीन बिल्ट इन विच सिटी और स्टेट। आपको बताना है इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल हैज बीन बिल्ट इन विच सिटी और स्टेट। कौन से यहाँ पे सिटी और स्टेट में बनाया गया है इंडिया का पहला एसी रेलवे टर्मिनल। तो गाइज ये हैं आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु में बनाया गया है यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट एसी सेंट्रलाइज्ड रेलवे टर्मिनल। और अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा इन दी फरवरी आई थिंक। एंड ये कंट्री का पहला एसी रेलवे टर्मिनल होगा। यहाँ पे इनका कोशिश की गई, यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं आप इसके रिगार्डिंग। इनकी कोशिश की गई है कि लोगों को हम जैसे कि एयरपोर्ट्स पे जो नज़ारा होता है वो हम यहाँ पे इनको दे सकें। एंड इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम इन स्टेशंस लाइक हबीबगंज। और इनको यहाँ पे पहला तो बेंगलुरु में बनाया गया, इसके बाद इनका प्लान है कि इसको मध्य प्रदेश और गांधीनगर में भी बनाया जाए। तो काफी अच्छा ये यहाँ पे इनिशिएटिव है इनके द्वारा। आई होप ये सफल रहे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Recently, which state launched its own packaged drinking water under the brand name Mission Bhagiratha? Sorry guys. Recently, which state launched its own packaged drinking water under brand name Mission Bhagiratha? कौन सी स्टेट ने यहाँ पे अपना own drinking packaged water लॉन्च किया है? तो आपके गाइस ये हैं आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना ने हाल ही में अपना ब्रांड का यहाँ पे ओन पैकेज वाटर, ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे लॉन्च किया है। तो तेलंगाना जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको लॉन्च किया और यहाँ पे तेलंगाना के जितनी भी गवर्नमेंट मीटिंग्स होंगी उनमें यही पानी की बोतल सप्लाई की जाएंगी और ये रीयूजेबल यहाँ पे बॉटल्स हैं। तो काफी अच्छी बात है ये। तो गाइज ये थे आपके टॉप 10 करंट अफेयर्स आपके लिए। तो गाइज यहाँ पे हमारा द हिंदू का आर्टिकल है आज, चैंपियन ऑफ साइंस प्रूव पुअर टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली है यहाँ पे 2 बेसिकली जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, एक जी डॉक्टर चंद्रशेखर एंड एक सी सुब्रमण्यम। तो बेसिकली उनके बारे में ये आर्टिकल आया और जी सी एस सुब्रमण्यम जी की आज यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसके लिए आर्टिकल आया है। तो पढ़ते हैं इसे। और 1910 में इन दोनों यहाँ पे साइंटिस्ट का जन्म हुआ था, डॉक्टर चंद्रशेखर एंड सी सुब्रमण्यम। डॉक्टर चंद्रशेखर जो थे ये बेसिकली साइंस में रिसर्च करते थे अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। लेकिन यहाँ पे जो सी एस सुब्रमण्यम जी थे वो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने देखा कि हमारे इंडिया में यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बीज बोया था यहाँ पे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का। और इन्होंने रिसर्च अपनी साइंस में रिसर्च के द्वारा इन्होंने यहाँ पे ये ढूंढने की कोशिश की थी कैसे कि हम सभी को फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं। बेसिकली ये पैराग्राफ में यही लिखा गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर वाज कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स एंड इन द यूनिवर्स। ये मैंने आपको बताया। तो जो सुब्रमण्यम जी थे वो थे कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जो कि आज भी है हमारे इंडिया में। बहुत से लोग भूखमरी से मर जाते हैं, आपको पता है। एंड इन्होंने यहाँ पे बीज बोया था यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन का। और डॉक्टर चंद्रशेखर जो थे इन्होंने एक्सप्लोर किया था साइंस एंड प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल। बल्कि जो सुब्रमण्यम जी थे उन्होंने यहाँ पे चैंपियन किया था द कॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम्स, जो कैसे हम साइंस की मदद से सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये इनका मोटिव था सुब्रमण्यम जी का। एंड डॉक्टर चंद्रशेखर की जो साइंस थी उनको हम कह सकते हैं द यूनिवर्स वाज द साइंस ऑफ यूनिवर्स वाज द कॉल ऑफ डॉक्टर चंद्रशेखर एंड द साइंस फॉर ह्यूमैनिटी
जो थी, ये वर्ड हम यूज करेंगे सुब्रमण्यम जी के लिए, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचा। और यहाँ पे जो थी इनकी 30 जनवरी को, जो कि आज है, यहाँ पे इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसके लिए आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, काफी अच्छा आर्टिकल है गाइस, काफी नॉलेजेबल आर्टिकल है ये। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये बाकी का आर्टिकल पढ़ लीजिएगा ऐसे ही। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए। आज ही मुझे 2-3 बंदों का मैसेज आया कि उन्होंने CAPF का एग्जाम दिया और उसमें यहाँ पे उनको काफी हेल्प हुई हमारे कंटेंट से। काफी अच्छा लगता है अगर किसी को हमारी वजह से हेल्प होती है गाइस। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर किया कीजिए, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर इतनी ऑडियंस आ नहीं रही है, तो शेयर करने से ऑडियंस आएगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को गाइस। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।